नमस्कार, मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजी के इस पॉडकास्ट में, जहां पर हम चर्चा करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस की और उनमें आने वाली नौकरियों की और कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं। आज हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट तानिया चतुर्वेदी मैम। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तानिया मैम साइकोलॉजिस्ट हैं और ये साइकोलॉजी होती क्या है मुझे तो शायद अभी इसके बारे में पता नहीं है। आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि साइकोलॉजी होती क्या है और कैसे आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो मैम पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि साइकोलॉजी होती क्या है? ये एक कॉमन पर्सन या हम कह सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए क्या है साइकोलॉजी? आज के जो उभरते हुए फील्ड्स हैं उसमें साइकोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन की तरह उभर के आगे आ रही है। तो अगर हम लोग को समझना है कि साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। जिस तरह से हम लोग बिहेव करते उसकी ये एक स्टडी है जिससे हम लोग को बहुत कुछ पता चलता है। ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी है और एनिमल्स के लिए भी है। तो इस तरह से हम लोग किसी के भी बिहेवियर से पता कर सकते हैं कि उनके माइंड में किस तरह का थॉट प्रोसेसेस चल रही है, और इसी की जो स्टडी है, इसका जो साइंटिफिक तरीके से जिस तरह से हम लोग इसको समझते हैं और इस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इसी को ही हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो साइकोलॉजी है बिहेवियर की स्टडी करना। मैम अगर जो बच्चे 12th क्लास में हैं और वो साइकोलॉजी को करना चाहते हैं, आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो मैम कैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है उनको और कैसे आगे की तैयारियां करनी है, प्लीज़ ज़रा। मैं ये बताना चाहूँगी कि साइकोलॉजी के अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्पेशली इन इंडिया, और इसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्लास 12th से। ये सब्जेक्ट अवेलेबल है ICSE, ISC, CBSE प्लस और सारे जितने सारे स्टेट है हमारे, वहाँ पे आप क्लास 12th के कोर्स में मतलब 11th 12th में साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। जो लोग उस समय नहीं इसको स्टार्ट कर रहे हैं, वो आफ्टर 12th इसको एज अ ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट वो ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जितने सारे मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, सब में आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो पहले तो हम लोग एक जनरल साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आ जाती है स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और वो आपकी फील्ड आप डिसाइड करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप किस में करेंगे। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, आपके चाइल्ड साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, इस तरह से इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इसमें आपको स्पेशलाइजेशन करना रहेगा। उसके बाद आ जाता है फर्दर स्पेशलाइजेशन। आप MPhil करें या तो आप इसके साथ डॉक्टरेट करें, जिसको हम लोग PhD कहते हैं। और यहाँ ये जो फील्ड है, इसमें MPhil की बहुत ज़्यादा मान्यता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप सब MPhil करें, और उसके साथ आपको और एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है RCI रजिस्ट्रेशन, क्योंकि तभी आप एज अ लीगल साइकोलॉजिस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। विदाउट दिस रजिस्ट्रेशन यू कांट प्रैक्टिस। तो आपको अगर सिर्फ एकेडमिक्स में परस्यू नहीं करनी है, इसकी जो प्रैक्टिकल फील्ड है आपको प्रैक्टिस करना है एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो आपको RCI से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जिसका बेस्ट वे है RCI रजिस्टर्ड MPhils, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, ये सारे आपको ऑनलाइन RCI के जो वेबसाइट है उसमें मिल जाएगा। तो आप लोग इसके लिए ऑप्ट करें, और फर्दर जब एक बार आप RCI रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसके बाद आप डॉक्टरेट भी करें और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करें। ओके, तो मैम ने हमें बहुत ही तरह से गाइड करा है कि कैसे आप आफ्टर 12th ये साइकोलॉजी को परस्यू कर सकते हैं। मैम आपने बता दिया साइकोलॉजी क्या होती है, और मैम अब मैं पूछना चाहूँगा कि साइकोलॉजी की मतलब इस फील्ड की ज़रूरत क्यों है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो डिस्कस करते हैं कि ये स्कोप कैसे पैदा हो रहा है।
ये अगर आप देखेंगे कि अभी जो भी सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं कि तरह तरह के मेंटल डिजीज़ेस और कॉम्प्लिकेशंस हम लोग देख रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो साइकोलॉजिस्ट आर बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जहाँ पे ये किसी भी तरह का मेंटल इश्यूज़ या प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और उसका सल्यूशन देते हैं। तो इसलिए ये जो स्कोप है अभी साइकोलॉजी की, ये बहुत ही अच्छी एक फील्ड की स्कोप है, और जो भी बच्चे इसको ऑप्ट करना चाहते हैं उनका बड़ा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। तो मैम ने बताया है कि किसकी आवश्यकता क्या बढ़ रही है। मैम आप अगर हमें कुछ बता पाए कुछ कारणों के बारे में कि जिस कारण से आपको मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप बताएं कुछ कारण ऐसे? देखिए, अब हम लोग की जो लाइफ स्टाइल था, वो लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजेस आ गया है। पहले हम लोग बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते थे, मगर अब लाइफ इज़ वेरी फास्ट। हम लोग सब ग्रोथ चाहते हैं, और उसके साथ साथ तमाम इस तरह का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे आप लोग कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जानते हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फोबियाज़ है, तो ये सारे हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में और इन नंबर्स देखने में मिल रहा है। तो ये मेजर केसेस हैं जिसको ये साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं। फिर बच्चों में सुइसाइडल टेंडेंसीज़, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और ये सब चीज़ों को लेके जिस तरह की सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए ही साइकोलॉजिस्ट या इस तरह के प्रोफेशंस हैं। और बाकी तो जो आपकी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और भी होते हैं, जो न्यूरोसिस और साइकोसिस हैं, जो मेंटल डिजीज़ेस जिसको कहा जाता है, जैसे पैरानोया है, आपकी स्किज़ोफ्रेनिया है, या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स हैं, तो इनके लिए और तरह के ट्रीटमेंट्स और साइकोथेरेपिस्ट भी यूज़ होती हैं। तो अभी जो भी हमारे सामाजिक परिस्थितियाँ चल रही है, उसमें जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, तो इसको ट्रीट करने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके लिए इंडिया ने एक बॉडी भी क्रिएट किया है जिसको हम लोग कहते हैं RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है समझना ज़रूरी है कि अगर आप लीगली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको RCI से अपने को रजिस्टर करना ही है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर RCI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आपके पास, तो आप इस प्रोफेशन को परसू नहीं कर सकते। तो बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक ग्रेजुएशन करे इस सब्जेक्ट में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करे अपने पसंदीदा फील्ड में, और उसके बाद वो MPhil करे जो RCI रजिस्टर्ड हो। एंड आफ्टर दैट इफ़ दे वांट, आप एक अच्छे कहीं से डॉक्टरेट भी कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, जैसे निमहांस बेंगलोर है, टिस है, टिस बॉम्बे, विमहांस है दिल्ली में, और इसी तरह से बहुत मेजर और बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, जहाँ से आप लोग MPhil कर सकते हैं और उनके गाइडेंस को मानते हुए बहुत बढ़िया ढंग से इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमें कि किस तरह से हम अपना ये, एक तो किस तरह से इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है, और किस तरह से हम इसमें आगे परस्यू कर सकते हैं। मैम मेरा एक प्रश्न है कि ये जो आपने सुसाइड की बात की है, तो हमारी जनरेशन्स में और अब की जनरेशन्स में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि अभी सुसाइड का केस मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बच्चे इस तरफ, क्या कह सकते हैं उसको,
इस तरफ को जा इस हाँ इस जी, फील्ड में बिल्कुल। डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हो सकता है कि इसका जो सोर्स है वो घर हो सकता है इसका सोर्स उनका पर्यावरण हो जहाँ पर वो पल बढ़ रहे हैं। तो ये एक बता सकते हैं कि अगर ये बच्चा छोटा है तो उसको क्या ऐसी चीज़ है जो इस तरफ सोसाइटी की तरफ लेके जा रही है? मैं ये बताना चाहूँगी कि अब जो हमारे सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट इमोशन हमारे पास हुआ करता था, वो है फेथ, ट्रस्ट और पॉजिटिविटी। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई पड़ रही है। और ये हो सकता है कि जिस तरह से बच्चों को पाला जा रहा है, या जिस तरह से ये बड़े हो रहे हैं, या जिस तरह की स्कूलिंग है, या जिस तरह का इन्वायरमेंट में बच्चों को आज हम लोग बड़े कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कमियां हैं जिसके कारण से ये बहुत आसानी से फ्रस्ट्रेटेड या नाउम्मीद हो जाना जिसको कहते हैं, इस तरह का एक टेंडेंसी बच्चों में पैदा हो रही है, जिसको हम लोग को काउंसलिंग के द्वारा समाप्त करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आपको मैं बताऊं कि आज के दिन में इंडिया में हर जगह पे काउंसलर्स रखा जाता है, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, या इंडस्ट्रियल जो सेटअप भी होता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि समाज की कोई पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, या स्पेसिफिक कोई एज ग्रुप के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। इवन कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि सभी एक ज़िंदगी जो है वो एक संघर्ष है। तो इसमें ये संघर्ष करते करते हो सकता है किसी को कोई परेशानी हो रही हो, तो इससे कोई मायूस ना हो। यहाँ पे हर सिटी में, हर स्टेट में गवर्नमेंटल फैसिलिटीज़ भी हैं, आप उसको अवेल करिए। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं आप लोगों को सबको हेल्प करने के लिए। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे सपोर्ट चाहिए, तो मुझे लगता है कि फील फ्री टू आस्क फॉर इट। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई टैबू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हो, ये अस्वस्थ होने की बात नहीं है। आप मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो जाए, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे समाज में मौजूद है आप लोगों की सेवा करने के लिए, कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी पाए। और ये जो सुइसाइडल टेंडेंसीज़ के बढ़ने की जो स्थितियाँ हम लोग आज देख रहे हैं, इसके कारण से मैं ये कहूँगी कि स्कूल्स में, कॉलेज में मेजर काउंसलिंग सेशंस चलाया जाए कि ये जो ज़िंदगी है ये आपकी एक परीक्षा है। और सबके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये अलग ढंग से सेट होके आता है। ये हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इसकी ज़िंदगी ऐसी है तो किसी की वैसी है, तो मेरी ऐसी क्यों है। जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर ABC सेट में आया करता है, बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चन पेपर हैज़ डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल, और लाइफ भी सबके लिए ऐसा ही है। तो इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थक रहे हो तो रेस्ट करने की आदत डालो, आप रुक जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो और उसके बाद फिर स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सुसाइड का कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में। लाइफ इज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल एंड इट विल बी। मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जो सोसाइटल केस हैं वो मोस्टली नेगेटिविटी की वजह से आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी समझा मैम से। मैम ठीक है, नेगेटिविटी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिविटी की वजह आपको अपना थॉट प्रोसेस को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना पड़ेगा, जो आपकी एक कॉन्शियस चॉइस होगी। मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ, कॉन्शियस चॉइस होगी, क्योंकि हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी है, वो रहेगा, उसको हम लोग उससे हम लोग एग्ज़िट कर ही नहीं सकते।
सकते, मगर आप क्या कर सकते हो, आप अपने को पॉजिटिव एक थॉट प्रोसेस को आप पॉजिटिव करके रख सकते हो, जिसके कारण से आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट लिस्ट होगा थोड़ा बहुत तो होगा, मगर उसको कम से कम आप अफेक्टेड हो, इसकी कोशिश, एक कॉन्शियस कोशिश आपको हर समय करना पड़ेगा। ओके मैम, एक मेरा प्रश्न और है आपसे कि दो फील्ड हम सुन रहे हैं, एक होती है साइकियाट्रिस्ट और एक होती है साइकोलॉजिस्ट, एम आई राइट? हाँ ये जी, दो फील्ड बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल, मैम हाँ जी। इसमें बेसिकली अंतर क्या है? क्योंकि ये बड़ी दोनों कंफ्यूजिंग टर्म लगती है, ऐसा मुझे सुनने में बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, प्लीज़। हाँ, एग्जैक्टली जैसे अभी उन्होंने कहा कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये बहुत कंफ्यूजिंग हैं, और ज़्यादातर हमारे जो देश के लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं और साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। मैं पहले बताना चाहूँगी, ये जो साइकियाट्रिस्ट है ये एक मेडिकल डॉक्टर्स है। जो साइकियाट्री है ये एक मेडिकल फील्ड है। जब आप MBBS कर लेते हो, मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हो मेडिसिन में, उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन का जब चॉइस आती है, तब बहुत बच्चे जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, डेंटिस्ट बनते हैं, या इस तरह का कोई पर्टिकुलर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनते हैं, ENT स्पेशलिस्ट बनते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चे साइकियाट्रिस्ट बनते हैं, जहाँ पे दे यूज़ एलोपैथिक मेडिसिन टू क्योर साइकोलॉजिकल डिजीज़ेस। जो न्यूरोसिस है या साइकोसिस है, इसको ये लोग मेडिकली ट्रीट करते हैं, जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन्स हम लोग यूज़ करते हैं। और यहीं पे आते हैं साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जो है ये एक जनरल डिसिप्लिन है, जहाँ पे आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप MPhil करते हो, डॉक्टरेट करते हो। इसमें किस तरह से हम लोग मेंटल जो प्रॉब्लम्स है इसको किस तरह से अप्रोच करते हैं, वी क्योर दिस मेंटल प्रॉब्लम्स बाय द प्रोसेस ऑफ थेरेपीज़। जो थेरेपी होती है, जो बेसिकली एक टॉक थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, वो थेरेपी और टेस्टिंग के द्वारा हम लोग इसको क्योर करते हैं। तो ये जहाँ पे हम लोग थेरेपी यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये साइकोलॉजी, दिस इज़ द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वेयर थेरेपीज़ आर यूज्ड, और ये साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और एक मेडिकल फील्ड है जहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर रहे लोग साइकियाट्री में, जो साइकियाट्रिस्ट कहलाते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये दोनों पेयर्ड अप करके एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और जो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को अप्रोच करने का। ओके, तो अगर हम इसको बेसिकली फंडामेंटली समझें तो एक जगह हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और वहीं साइकोलॉजी में हम थेरेपी यूज़ करते हैं, जो कि टॉक, मतलब जहाँ पर हम वार्तालाप करेंगे आपस में, अपने प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, रूट कॉज को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, और उस थॉट प्रोसेस में आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चेंजेस करते हैं, जिसके कारण से जो आपकी रूट कॉज है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसके कारण से जो सिम्टम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ओके हाँ मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझा दिया कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। और मैम एक मैं बात करना चाहूँगा कि इनके सल्यूशंस की, अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ मेरे बिहेवियर में चेंज आ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में हो रही है और हमें कुछ सल्यूशंस की ज़रूरत है, और अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसा कुछ आप बताएं कि हम लोग घर पे ट्राई कर सकें। जैसे कि मैंने एक पॉइंट देखा था कि वहाँ पर योग के बारे में बात की गई थी, तो क्या बताएंगे मैम उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग अब सिविलाइज्ड मॉडर्न वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, मगर स्टिल मेंटल हेल्थ इज़ अ टैबू। तो जब हम लोग ये फील करते कि हम लोग मेंटली वेल नहीं हैं, तब भी हम लोग हेल्प लेने की कोशिश नहीं करते। क्यों?
क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जा रहे हैं, क्या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है? नहीं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इसलिए हैं कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो जाए, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर बढ़ जाए और एकदम ही आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, तो ये साइकोलॉजिस्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिर साइकियाट्रिस्ट के पास केसेस चली जाती है, जब हम लोग को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ना काउंसलिंग काम आ सकती है, ना थेरेपीज़ काम आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए कि पीपल शुड फील फ्री टू सीक हेल्प फ्रॉम द मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर। आपको अगर कोई भी दिक्कत अपने बिहेवियर में या किसी तरह की दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी इस तरह की किसी मेडिकल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से बात करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी देखिए, जो हम लोग घर में कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय चेंज इन लाइफस्टाइल, क्योंकि पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग फेस नहीं करते थे। जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ ये सारे प्रॉब्लम्स भी समाज में देखी जा रही है। तो इसको अगर हम लोग को काउंटरैक्ट करना है, तो एक बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल आपको रखना पड़ेगा। जैसे सुबह आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, आप हेल्दी फूड खाइए, आप अपने थॉट प्रोसेस को हेल्दी रखिए, एक हेल्दी रेस्टिंग पीरियड आपके होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो लोग कम नींद लेते हैं, इनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। बॉडी को अगर रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो जो आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स है वो एलिमिनेट नहीं होगी। तो इस तरह की अगर आप लाइफस्टाइल को एकदम सही ढंग से रखें, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको कम होगा। तो इसमें आप एक्सरसाइजेस और योगा को ज़रूर इंक्लूड करें, जिसके कारण से आपके जो न्यूरो हार्मोन्स है वो बूस्टअप रहेगा और उससे आपकी मेंटल बैलेंस बनी रहेगी। मैम ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हम घर में रह के भी कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और मैम, एक प्रश्न मेरा है कि ये फील्ड है, तो चैलेंजेस भी होते होंगे, और यही मेरा प्रश्न है कि आपको कोई चैलेंज ऐसा फेस करना पड़ा, या आप हमको ऐसा बता सकती हैं कि ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं इस फील्ड में, प्लीज़। मैं ये बताना चाहती हूँ कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, और ये चैलेंजेस ही हैं जो इस फील्ड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ एन यूनिक एंटिटी। तो उसके जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें एक यूनिकनेस होती है। नो टू केसेस आर सिमिलर। तो ऐसा तो है ही नहीं कि आपने कोई एक पेशेंट को देख लिया, तो आपने जिस तरह से उसको क्योर किया, उसी मेथड से आप दूसरे को क्योर कर लेंगे, क्योंकि उसके सेट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द अनदर पेशेंट। तो ये चैलेंज इस फील्ड में है, और इस फील्ड में आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, नए नए डिजीज़ेस आती जा रही है, और इसकी चैलेंजेस इतना ज़्यादा है कि अगर आप कंटिन्यूअसली अपने को इस तरह की जो केसेस है इसको ना पढ़े या ना जानकारी रखे, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। मगर एट द सेम टाइम ये जो चैलेंजेस हैं, ये बहुत ही एक यूनिक तरह की चैलेंजेस हैं, जिसके कारण से ये जो फील्ड है ये बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाती है। मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि चैलेंजेस ही हमारी फील्ड को अट्रैक्टिव बनाता है और हमें आगे बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर प्रदान करता है, और हमें उस काबिल भी बनाता है कि हम आगे जाके और अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। मैम, एक प्रश्न मेरा है कि अगर हम इस करियर में आते हैं, तो हमारे पास जॉब्स के क्या ऑप्शन हैं? क्या हम सरकारी विभाग में क्या ऑप्शन हैं और प्राइवेट विभाग में क्या ऑप्शन है? मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहती हूँ कि
साइकोलॉजी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अच्छी है। जैसे अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो ये है कि जितने सरकारी स्कूल्स हैं इसमें आप साइकोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। दूसरी बात है जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं। जितने सारे कोर्ट्स हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं। जितने प्रिजन्स हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं। और आपको अंदाज़ा होगा कि पूरे भारतवर्ष में कितने कोर्ट्स, कितने सरकारी हॉस्पिटल्स और कितने स्कूल्स होंगे। और बाकी अगर आप प्राइवेटली प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो तो ऑप्शन आपके पास है ही है। जिस तरह से एक लॉयर प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से एक मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते हैं, उस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप एक RCI रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हो। और इसके अलावा जितने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो आप एज एन प्रोफेसर इसकी भी अपॉइंटमेंट्स आपको मिल सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बस आपको ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी। और बहुत ही अच्छी ये फील्ड है। अगर आप चाहो कि आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जाना चाहते हो तो जो CBI है, रॉ है या हमारी जो इंडिया की इंटेलिजेंस है, इनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। ये भी बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है, मगर वही मैंने कहा कि जहाँ पे चैलेंज होता है वहाँ पे मोनोटोनी नहीं होती है, उसमें नोवेल्टी होती है और वो बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, क्योंकि जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी अपॉइंट किया जाता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है जहाँ पे स्पोर्ट्स के टीम्स हैं, जैसे इंडिया के फुटबॉल के टीम हैं, क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, इसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं। दूसरी है जो ज़ू है, एनिमल साइकोलॉजी में भी काफ़ी काम होता है। तो अगर आपको एनिमल्स अच्छे लगते हैं तो आप वहाँ पे भी अपने सेवा दे सकते हैं और आपको जॉब्स मिल सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे इंसान है, जहाँ पे आप बिहेवियर्स मैनिफेस्टेड हो रहे हैं, वहीं पे एक साइकोलॉजिस्ट का काम है, ज़रूरत है। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप कौन से फील्ड का चयन करते हैं और कौन सा आपको अच्छा लगता है, कौन से फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई हैं कि बहुत सारे फील्ड्स हैं हमारे पास, और जहाँ पर मनुष्य हैं और जहाँ पर पर्यावरण है वहाँ पर साइकोलॉजी की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी और हमेशा पड़ेगी। फॉर अस द होल वर्ल्ड इज़ अ लैबोरेटरी, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि चारों तरफ हम लोग हमेशा इंसानों से घिरे रहते हैं और उनके बिहेवियर्स को मैनिफेस्टेड होते हुए देखते हैं। तो इंडीड अ वेरी चैलेंजिंग फील्ड। डेफिनेटली चैलेंजिंग तो है और हम उसमें अपना करियर बना सकते हैं। चैलेंजों से तो हमको पीछे नहीं हटना है, चैलेंज ही हमें आगे बढ़ने का अवसर देते हैं और हमें निखारते हैं, जो कि मेरा मानना है। और मैम अब चलते चलते हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे या फिर आपसे एक सलाह की बात करना चाहेंगे कि आप हमारी आने वाली पीढ़ी को और जो इस करियर में हैं और जो आना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उनको, उन युवा वर्ग को क्या सलाह देना चाहेंगे? जो हमारी यूथ है, मैं यूथ को ये बताना चाहती हूँ कि आगे चल के आप ही के कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये समाज की, देश की, अगली पीढ़ी की। तो बहुत सोच समझ के करियर का चयन करें और बहुत अच्छे से अपने जो भी प्रोफेशन को आप चुनते हैं, चाहे साइकोलॉजी हो चाहे कोई और हो,
उसको बहुत अच्छे से आप लोग रिस्पॉन्सिबली उसको डील करें कि आगे चल के आपकी बहुत बढ़िया ग्रोथ हो और उससे देश को भी लाभ मिले। बहुत बढ़िया। हमारा युवा वर्ग ही हमारे आने वाली कल की पहचान है या स्तंभ कह सकते हैं। तो मैम से हमने बहुत ज्ञान की बातें सीखी हैं और हमने इस पॉडकास्ट में कोशिश की है कि हम आपको क्या, क्यों और कैसे इन 3 प्रश्नों के जवाब दे पाएँ। और चलते चलते मैं ज्योति स्वर्णिम वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। और आपसे फिर मुलाकात करेंगे और किसी और प्रोफेशन के बारे में जानेंगे और क्या क्या हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। नमस्कार।